सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके साथ सत्य, न्याय और धर्म की वर्कशॉप में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपकी गरिमामय उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के 32वें लेक्चर को लेके उपस्थित हूं, जिसमें मानव मानव संबंधों में तृप्ति के भाव से जीते हुए जिन 8 रास्तों पे चर्चा की गई थी, उसमें से सुरक्षा भी एक रास्ता है, एक सीढ़ी है। रास्ता नहीं, एक सीढ़ी है जिस पर बिना चले सुख और समृद्धि के निरंतरता के भाव में, इन स्टेट ऑफ हार्मोनी के भाव में नहीं रहा जा सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस को तृप्ति के भाव से कैसे जी पाते हैं। तो मानव समाज का जो व्यवस्था है, मानवीय समाज में जीने की, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो 8 रास्ते हैं, उसमें 6 रास्तों की चर्चा हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं। जो 7वां है सुरक्षा का, प्रिजर्वेशन का, उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये सुरक्षा किस प्रकार से उपयोगी है यहाँ परंपराओं को देखने के लिए। जो उद्देश्य है हमारा इस चर्चा को करने का, इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है इनरिचमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। जिन भी फिजिकल फैसिलिटी का हम तृप्ति के भाव में जीते हुए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो भी यहाँ पैदा होती है, वो प्राकृतिक संपदा के थ्रू ही होती है, के द्वारा ही होती है। तो उन प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण और संवर्धन करना, जो सुरक्षा का महत्व है यहाँ मानवीय संबंध में जीते हुए और मानव मानव संबंधों में जीते हुए जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, उसके उत्पादन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टमों पे जो चर्चा, राइट यूटिलाइजेशन पे जो चर्चा हम कर चुके हैं, उन सब चीजों की कड़ी में जो आज सुरक्षा की मुद्दा कर रहे हैं, की चर्चा करना चाह रहे हैं, यह सुरक्षा प्राकृतिक संसाधनों से है, क्योंकि इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानवीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है। अगर इनका सदुपयोग नहीं होगा, इनको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, इनका संरक्षण और संवर्धन नहीं किया जाएगा, तो ये समाप्त हो जाएंगे। और ये समाप्ति मानवीय परंपरा के लिए एक खतरे की घंटी है। यही नहीं, चूंकि हम संबंध, मेरा ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, मूल गुण है कि मैं चारों ऑर्डर के साथ इन स्टेट ऑफ हार्मोनी में रहूं, सुख और समृद्धि की अवस्था में रहूं। इसमें स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ। तो आज का जो टॉपिक है कि प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण और संवर्धन के साथ का मुख्य उद्देश्य है कि मेरी सुनिश्चित करना कि मैं प्रकृति के साथ भी संबंध के भाव में जी सकूं। और ये संबंध में भाव, प्रकृति के साथ संबंध के भाव में जीना मतलब प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना। प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन का जब मेरा मतलब होता है, तब हम
ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो है इस प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन है क्या। जब हम प्राकृतिक संसाधनों की पहचान कर पाएंगे तभी मैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर पाएंगे। तो इसमें जो प्रकृति है, प्रकृति में हमने आप जानते हुए लिया है कि समस्त जीव, समस्त वनस्पतियां और समस्त निर्जीव चीजें, मटेरियल में अगर मैं हवा, पानी, जमीन, मिनरल्स, और मैं वनस्पतियों में ही समस्त पेड़ पौधे, जंगल, और जानवरों में ही तो वाटर एनिमल, एयर एनिमल, बर्ड्स, और जलचर, नभचर और थलचर, जो हवा में उड़ते हो, जो जमीन में रहते हो, जो पानी में रहते हो, इन सब की सुरक्षा और संवर्धन की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि ये मेरे वो साधन हैं जिनके साथ हम चलते हुए इस जीवन में सुख और समृद्धि की निरंतरता की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये मेरे लिए नहीं है, तब नहीं, जब हम इस मानवीय परंपरा को कंटिन्यू करने में भी सहायक हो सके। और ये किया जाता है, किया कैसे जाएगा? उत्पादन किया जाता है। दो क्षेत्र में देखे गए थे, एक उत्पादन का क्षेत्र, एक सेवा का क्षेत्र, मानवीय परंपरा को जीते हुए। तो उत्पादन करना पड़ेगा। जो उत्पादन में कहा गया था कितना किया जाए, कैसे किया जाए, कितना आज हो रहा है, कितनी तेजी से हम प्राकृतिक संपदाओं का शोषण, दोहन कर रहे हैं। इन सब में व्यापक चर्चा और नीतियां बनाने की चर्चा की गई थी। और इसमें एक बात उभर के आई थी कि इनका सदुपयोग, इनकी आवश्यकताओं की पहचान जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो देखते हैं कि क्या इन सब में सुरक्षा को लेके क्या बेसिक गाइडलाइन हो, क्या नियम कानून होने चाहिए, क्या पॉलिसियां होनी चाहिए कि जिससे प्रकृति में संरक्षण और संवर्धन की प्रक्रिया को हम सुनिश्चित कर पाए, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को हम रोक पाए। ऐसा मैं केवल इसके समुचित उपयोग से ही, सदुपयोग से कर पाऊंगा, या हम ये देखना चाहेंगे कि गांव में, घर में, हर जगह कैसे, क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, क्या प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के इनरिचमेंट एंड प्रोडक्शन, संवर्धन और संरक्षण, उत्पादन में सहयोग कर पाए। देखते हैं सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, इस बात को देखने के लिए चल रहे हैं कि क्यों जरूरी है। 3 ऑर्डर्स हैं रेस्ट ऑफ नेचर में, प्रकृति में। जब हम इस सिलेबस को कर रहे हैं तो 3 ऑर्डर्स ऑफ रेस्ट ऑफ नेचर आर एसेंशियल फॉर वेदर एंड क्लाइमेट बैलेंस। जो तीनों ऑर्डर है, यह वेदर को और क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए इनकी सुरक्षा जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए 3 चीजें हैं। अगर मानव को हम एक साइड में रख दे तो जीव अवस्था है, वनस्पति की अवस्था है, प्लांट्स ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, और फिजिकल ऑर्डर है। निर्जीव है, प्लांट्स है और जीव है। ये 3 अवस्था है, और तीनों इस व्यवस्था में को बैलेंस बनाने के लिए इकोसिस्टम में है। देखिए
सूर्य से आने वाले प्रकाश को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करते हैं। और इस एटमॉस्फेयर में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी, क्योंकि यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायक होता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग जो दो समस्याएं हैं, जो जिस छतरी के अंदर है उस छतरी में छेद एटमॉस्फेयर के अपरमोस्ट लेवल पे जो छतरी है, जो हार्मफुल रेडिएशन को यहाँ आने नहीं देता है, उस रेडिएशन को रोकना और ग्लोबल वार्मिंग को घटाने का कार्य करता है। तो ये जो प्लांट्स लेते हैं, खाना बनाते हैं, अपने अंदर सूर्य की एनर्जी को स्टोर करते हैं, इन एनर्जियों को वेस्ट करने का काम, इनसे जीने का काम कौन करता है? ये जीव करते हैं, जिनमें केवल जीने की आशा है। विभिन्न स्तरों में एक कोशिकीय प्राणी से लेके बहुकोशिकीय प्राणी, कार्डेटा से लेके नॉन कार्डेटा से लेके कार्डेटा तक जितने भी हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कोई शाकाहारी जीव है, कोई मांसाहारी जीव है। फूड चेन में जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये प्लांट्स और एनिमल, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर प्यूरिफिकेशन, ये जो एक सिस्टम है, वो जो सिस्टम चलता है, ये पूरे वेदर और क्लाइमेट की सिस्टमों को बैलेंस करता है, जिससे मानव सुख और समृद्धि की अवस्था में रह के मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, परमानंद की प्राप्ति का रास्ता खोज सकता है। और इस नेचर का जो बैलेंस सिस्टम है, इसी को करके आज देख रहे हैं कितने जानवर हैं, कितनी संख्या में है, क्या जीवित है। हमने क्या किया है? क्या सारे प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम के और कोयला के, जो मुख्य ऊर्जा को एकत्र करने वाले स्रोत थे, उनका हम अत्याधिक दोहन नहीं कर रहे हैं, और उससे निकलने वाली इंफ्रारेड हीट रेडिएशन क्या ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बढ़ा रही है? देखिए, पानी का जो प्रिजर्वेशन होता है वो बॉक्साइट ओर के नीचे होता है, पेड़ के नीचे होता है, दोनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, तो वाटर लेवल कैसे नीचे चला जा रहा है? ये जो है बरसात, हीट, कोल्ड, जो रेस्ट ऑफ नेचर में है, जाड़ा, गर्मी, बरसात कितना होना चाहिए, क्या रेंज होना चाहिए, ये प्रकृति का सिस्टम जो है एक दूसरे को बैलेंस करता है। ठीक है, हम देखते हैं कि प्लांट्स के चलने में चिड़िया कैसे क्रॉस पॉलिनेशन का केस करती है, मधुमक्खियां कैसे करती हैं पॉलिनेशन में मदद, देखिए। और ये जो है कैसे अर्थवर्म वगैरह मिट्टी के क्वालिटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो प्लांट को नुकसान करते हैं, और दूसरे पक्षियां होती है जो उन कीड़ों को खाना बना लेती है, जिससे प्लांट सुरक्षित हो जाता है। तो जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए हमको इन रिसोर्सों के प्रिजर्वेशन की जरूरत है। तो इस पूरे एनवायरनमेंट को देखते हुए इन चीजों की सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए, और यह भी जरूरी है, फूड वाटर फॉर एनिमल, बर्ड्स, पॉन्ड, कितने जो है तालाब उभरा गए हैं, लोगों ने कब्जा कर लिया है। क्या पशु पक्षियों को पीने के लिए जिससे पानी पीते थे, उन पानी पीने की सुनिश्चितता को भी हम रख पाए हैं या नहीं? कैसे हो गई है, हमारी क्या स्थिति है, यह देखने की बात है। देखिए, वाटर प्रिजर्वेशन पे चर्चा कर रहे हैं,
क्योंकि मानव संबंध में जीते हुए मानवीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि वाटर लेवल को सुरक्षित रखना, पानी का संरक्षण और संवर्धन, प्रिजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अपना रहे हैं। हर खेतों में, घरों की छतों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट करना चाहिए, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहे। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो तालाबों में और कुओं में पानी बना रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए एक रेफरेंस है, आप ले सकते हैं, हमारे तालाब अनुपम मिश्रा द्वारा लिखी गई किताब है, उसको देख सकते हैं आप। बहुत जरूरी है कि खेतों में जो पानी बरसता है वो वही कैसे रिचार्ज हो जाए वाटर लेवल, जिससे वाटर लेवल मेंटेन रहे, तालाब और कुएं न सूखें। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज, फैक्ट्री से बनने वाले सामान अत्याधिक उपयोग, उस उपयोग केमिकल के द्वारा होता है। केमिकल हार्मफुल केमिकल लेड का परसेंटेज पर्याप्त मात्रा में होता है, जो सीमाओं से अधिक है, जो ये सब पानी में जाते हैं। पानी में जब जाते हैं तो नदियों में रहने वाले जीव उसको पानी को इनटेक करते हैं, उनका जीवन खतरे में पड़ता है। वही पानी जाके समुद्र में मिलता है, वही पानी वाटर रिचार्ज होता है, जमीन के अंदर जाता है, जिससे समस्त जीव प्रभावित होते हैं। तो फैक्ट्रीज कितनी मात्रा में हो और उनसे निकलने वाले वेस्टेज का कैसे डिस्पोजल हो, कैसे उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। ह्यूमन मानव जो एक्सक्रीट निकालते हैं डाइजेशन वगैरह या उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो भी वेस्टेज निकलता है उसका कैसे डिस्पोजल हो। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स, देखिए प्लास्टिक का कितना उपयोग हम कर रहे हैं। प्लास्टिक जो नॉन डिग्रेडेबल है, कभी भी जो है डिकम्पोज नहीं होता, वो जमीन को ऊसर बनाने की दिशा में चल रहा है। अगर प्लास्टिक की लेयर एक बन गई पृथ्वी के अंदर तो वाटर क्या नीचे चला जा पाएगा? जब पानी अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या पानी अंदर स्टोर हो पाएगा? तो ये बहुत ही समझने वाली बात है। इस प्लास्टिक को अगर रिवर और सी में हम डंप करेंगे तो क्या घटेगी? तो क्या मेरी स्थिति उस कालिदास जैसी नहीं हो जाएगी कि जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं? पानी कंजर्वेशन के बाद, वाटर कंजर्वेशन के बाद प्लांट कंजर्वेशन, प्रकृति में इनको क्यों सुरक्षित रखना है? क्यों लकड़ियों का सही उपयोग हो? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, जो दोनों, हीट कहां से आता है? हीट नहीं आएगा सन से तब भी गड़बड़ाई, हम रह नहीं पाएंगे। जो एक्सेस हीट है, जो एक्सेस गर्मी है और जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है जो रेस्पिरेशन के थ्रू वातावरण में जाती है, इन दोनों को मिला के और पानी को मिला के खाना बनाता है अपना। तो हमारा वेस्ट और सूर्य का वेस्ट, हीट एनर्जी, एक्सेस हीट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को मिला के खाना बनाता है और वातावरण को नीट एंड क्लीन रखता है, जिससे हम सांस सही ले सके, ग्लोबल वार्मिंग न बढ़ सके। तो इतने बड़े मित्र पेड़ को मैं काट देता हूं लकड़ियों के लिए, जलाने के लिए, घर बनाने के लिए। तो इनका सही उपयोग हो, इनकी सुरक्षा हो, ये मित्र मेरे खड़े रहे, मेरे जीवन साथी।
और ये फल भी देते हैं जिनको खा के मैं जीता हूँ। एक तो ये पानी अपने अंदर देते हैं, वाटर लेवल स्टोर करते हैं, दूसरा रिचार्ज करते हैं, दूसरा काम इनका देखिए, हवा शुद्ध करते हैं, सीजन और क्लाइमेट को बैलेंस करते हैं, पर्याप्त पानी बरसात हो इसकी सुनिश्चितता करते हैं, और मुझे फल भी देते हैं। मैं कैसा हूं कि इन्हीं को बर्बाद करने में तुला हूं। इसलिए हम लोगों को इन सब में नीतियां बनानी पड़ेंगी। कहीं हम इस तरह का कॉन्सेप्ट बताएं, कहीं सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट हो, अपने बेटे और बेटी के समान, एक पेड़ मतलब एक बेटा एक बेटी की तरह माना जाए, बायोडाइवर्सिटी, मोनोकल्चर प्लांटेशन, बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लाया जाए, यह बहुत जरूरी है। प्रमोट यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ओवर मिनरल्स रिसोर्सेस, यूज ऑफ क्ले बम्बू इन प्लेस ऑफ सीमेंट एंड आयरन। प्राकृतिक संसाधनों की, आयरन की हम ज्यादा रिसोर्स कर रहे हैं, सारे दोहन कर रहे हैं, एल्युमिनियम का कर रहे हैं, तो अगर हम घर बनाना चाहते हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जो बम्बू से, बांस से, लकड़ी से और मिट्टी से बन सके। बनते थे पहले, उसी में हम रहते थे, उसी में रहते हुए हम सुख और समृद्धि के भाव में जीते थे। जो वो खत्म हो जाएगा घर तो फिर वो मिट्टी का अंश मिट्टी में मिल जाएगा। क्या इन सब बातों को हम ध्यान में रख सकते हैं? चलिए, मिट्टी का सुरक्षा कैसे किया जाए, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन। देखिए, खेती हम करते हैं, पहले गोबर की खाद, सड़े गले, गांव में हर व्यक्ति का अपना एक वेस्टेज प्लेस हुआ करता था। जितने भी पेड़ पौधे फसलों के वेस्टेज होते थे वहां रख दिए जाते थे, गोबर रख दिया जाता था, वो सब सड़ के बरसात में खाद बन जाता था, वही खेतों में डाला जाता था, जिससे पैदावार बढ़ती थी। ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग नहीं, निसंदेह उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया, लेकिन उसी समय इसने जमीन की क्वालिटी को भी खत्म कर दिया। इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि जमीन को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाएं का प्रयोग किया जाए। बायो मैन्योर डेवलप करने के, नेचुरल मैन्योर, फर्टिलाइजर, पोस्ट कंट्रोल, जितना ज्यादा संभव हो सके इन चीजों को प्रयोग में लाया जाए। पेड़ों की कटाई न्यूनतम की जाए, अवॉइड कटिंग ट्री पर्टिकुलरली इन एरिया स्ट्रीट्स, इंश्योर प्लांटेशन, कागजों पे पेड़ न लगे, पेड़ लगा देना ही नहीं, उसको जीवित रख के करना, यह जिम्मेदारी है। जितने पेड़ काटे जाएं उससे दुगनी जब तैयार होके दिखाए जाए तभी काटने की अनुमति दी जाए। प्रायोरिटी बेसिस पे इस बात को सुनिश्चित किया जाए। ये बहुत जरूरी है इन सब चीजों को देखने के लिए। देखिए, हवा का की सुरक्षा की जाए कैसे, जो भी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, जो हवा में
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम कर रही है। उनको जो फैक्ट्रियों से निकल रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, व्हीकल के थ्रू निकल रही है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, बिजली, सब जब हम थर्मल पावर स्टेशन पे बनाते हैं उनके द्वारा इन ये कारण है। फिर ये है कि इन सबको न्यूनतम ये निकले, जो निकले उनका जो है उपयोग कैसे किया जाए। जहां ये निकल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एरिया में जंगल की सुनिश्चितता स्थापित की जाए। इनको फिल्टर कैसे किया जाए। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए। कुकिंग के लिए बायोडीजल प्लांट का कॉन्सेप्ट न लाया जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को सुरक्षित संपर्कित करने का कार्य किया जाए, एयर प्रिजर्वेशन का कार्य। चलिए, सबसे बड़ी समस्या आज है कि जो पक्षी हैं, पशु और पक्षी, विशेषकर मैं पक्षी की चर्चा करूंगा, कई पक्षियों के जातियां दुष्प्राय हो गई है, लगभग विलुप्त अवस्था में पहुंच गई है। तो प्राकृतिक वातावरण ऐसा बनाया जाए जहां पशु और पक्षी अपना संरक्षण, संवर्धन और उत्पादन कर सके। हवा, पानी और एक चीज और है, पशु और पक्षियों के शिकार पे कंट्रोल अवॉइड किया जाए, रोक लगाया जाए। समस्त लोग जिए, सबके साथ जिए। हंटिंग को पूर्णतया अवॉइड किया जाए। इन चीजों को जब हम नहीं लाते तो क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। ओजोन लेयर घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है कि जब इनका परसेंटेज बढ़ेगा और ये लाइटर होने के कारण ऊपर जाके सेटल डाउन होंगे तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आते हैं इस लेयर को पार कर जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो लेयर होता है उसको पार नहीं कर पाते। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लेयर तो छतरी का काम करता है। ओजोन लेयर को अगर पानी, बारिश मान ले तो जैसे हम छाते को कर लेते हैं तो बारिश नहीं मेरे ऊपर आने देता, वैसे ही जो ओजोन लेयर होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज को, हार्मफुल रेडिएशन है जो अंदर हमें नहीं देता, लेकिन उसकी जगह अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बन जाता है तो उसको पार कर जाता है। तो ओजोन लेयर आएगा, जमीन में के मॉलिक्यूल्स मटेरियल एब्जॉर्ब करेंगे और अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करने के बाद हीट रेडिएशन पैदा करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये हीट रेडिएशन आगे जाता है तो वही लेयर उसको रिफ्लेक्ट करके नीचे भेज देता है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर का पिघलने की समस्या काफी बढ़ गई है। और एक टेम्परेचर होता है, एक रेंज होता है जिसमें पशु और पक्षी ब्रीडिंग सीजन में कर लेते हैं, उनका वो सीजन आता है। अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चीजें बढ़ जाएंगी, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ब्रीडिंग का उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम होता है वो उनको पता ही नहीं चलेगा, तो उनकी जनसंख्या पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। संसाधनों की डेली कमी कर रहे हैं, तो उन संसाधनों का हम धीरे धीरे 20 साल के लिए यूज अगर करेंगे, जितना निकाल दें और रोक दें और जो है उसी से काम चलाएंगे। हम जो भी कर रहे हैं जीडीपी के नाम पे कर रहे हैं कि कैसे बनाया जाए, लेकिन ये जीडीपी कितना गड़बड़ कर रही है समझने वाली बात होगी। अब मुझे
परिवार और समाज की लेवल पे व्यक्तिगत तौर से मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि जिन उनसे बने प्राकृतिक संसाधनों से बने जिन सुविधाओं का मैं प्रयोग करता हूं उसका सही उपयोग करूं, उसकी सुरक्षा करूं जितना मुझे संभव हो सके। जैसे मैं सोने की सुरक्षा करता हूं, गोल्ड की और रुपए की, आज उसी तरह से सुरक्षा करने की जरूरत है और अपने लाइफ स्टाइल को परिवर्तित करने की जरूरत है, अपने घर पे, अपने वर्किंग प्लेस पे और समाज में। पॉलिसी भी बनानी चाहिए कि क्लीन एयर, क्लीन वाटर कैसे हो और हर आदमी को कैसे सुरक्षित पहुंचाई जाए। यही मेरे लिए नहीं, यह समस्त जीवों के लिए भी जरूरी है। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन बनाई जाए, इंडस्ट्रियों में उसको इंश्योर कराया जाए, इम्प्लीमेंटेशन, राइट इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए और इसको प्रियोरिटी, फर्स्ट प्रियोरिटी बेसिस पे शासन को रखें। कास्ट और जीडीपी को छोड़ के इनको मैक्सिमम देखा जाए जिससे वो बेटर लाइफ स्टाइल जी सके। इस दिशा में जाने का प्रयास किया गया। देखिए, जब इस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा करने के दरमियान जब हम आप जुड़ते हैं और इन बातों को सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे तो हम निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि कितना जरूरी है और बिना इसके हम मानवीय परंपरा को और मानव सभ्यता को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कहीं हमारी स्थिति कालिदास जैसी नहीं है कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। आए मिलके हम सब लोग सोचें और इस दिशा में कार्य करें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।